Welcome to another video lecture on the topic of nucleus and DNA. In this lecture, we will discuss about the structure, the different compartments, and the most important DNA material present in the nucleus. We will also discuss the nucleus composition. We will discuss about the type of material present in nucleus and the type of particular structures from which DNAs consist of, and we also discuss how that large and enormous structure of DNA is confined to a very small tiny molecule like nucleus. सो यहाँ पर हम बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए क्या है, किन चीज़ों से बना है और कैसे ये चीज़ें एक दूसरे के साथ प्रॉपर वर्किंग में मौजूद होती हैं और लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. जहाँ तक बात है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एक मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक सेल के केस में. अगर आप लोकेशन की बात करते हैं, सो इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है, एक्सेप्ट मसल फाइबर्स, क्योंकि न्यूक्लियस वहाँ पे थोड़ा सा पेरिफ्री की तरफ होता है और समटाइम्स एब्सेंट भी होता है. बट इन केस ऑफ एडल्ट प्लांट्स न्यूक्लियस जो होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बिकॉज सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होते हैं. और अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ. फॉर एग्जांपल कि अगर ये सेल है, ठीक है, इसके सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस. इन केस कि अगर ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, इन केस ऑफ अ प्लांट सेल, तो जो सेल की शेप होती है वो थोड़ी सी इस किस्म की होती है और न्यूक्लियस जो है वो आपको पेरिफ्री पर नज़र आता है. द रीज़न इज़ दैट क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, तो ये वैक्यूल है और ये न्यूक्लियस मौजूद होता है. और दूसरी बात ये है कि अगर आप न्यूक्लियस की डेफिनेशन करना चाहें कि न्यूक्लियस को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सो यू मे डिफ़ाइन न्यूक्लियस एज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर that encloses the DNA in case of a eukaryotic cell is known as nucleus. The organelle, या आप यूँ भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स DNA एंड प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है, यानी इसकी बाउंड्री, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी इसका फ्लूइड, फिर न्यूक्लियोलाई यानी इसके सेंटर में एक डार्कली स्टेन बॉडी, और फिर क्रोमेटिन जो कि कंडेंस होके बनाता है डीएनए. इसी चीज़ को हम अभी डिस्कस भी कर लेते हैं, यानी ये जो आपको टिपिकल स्ट्रक्चर्स बताए हैं ताकि आपको आसानी हो टॉपिक को समझने में. तो पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अभी आप देखें अगर, तो ये आपको एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया, यानी एक मेम्ब्रेन की तरह का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है. तो बाहर क्या चीज़ मौजूद है, बाहर मौजूद होती है ये सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, और अंदर ये चीज़ क्या है, न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस की अगर आप देखते हैं, बात करते हैं, तो ये आपको आउटर मोस्ट बाउंड्री नज़र आती है, जिसको आप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है. ये जो है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अगर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँ तो ठीक है, कि ये अगर आप देखें तो ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है. ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. फिर यहाँ अंदर की तरफ ये जो है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है. इनके दरमियान ये येलो वाली स्पेस मौजूद है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं. सही. इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल है. ये जो यहाँ पे इस तरह से ये सारा फैला हुआ है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है. ये एक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है डबल बॉल की तरह का, ये न्यूक्लियर पोर होता है ताकि मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म से अंदर न्यूक्लियस की तरफ आ सके. दूसरी बात ये है कि जहाँ पे न्यूक्लियस का जो कनेक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, तो न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती हैं ये हमेशा रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है. तो वहीं पे कुछ हिस्से में आपको बाहर की तरफ जो है वो राइबोसोम्स भी नज़र आते हैं. यानी हम ये बात कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस मौजूद है, तो न्यूक्लियस के बाहर क्योंकि इस तरह से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, तो हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं कि ये क्या होती है, आउटर एनवेलप है, ये इनर एनवेलप है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है दरमियान में. सही. और ये क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर पोर है जहाँ से मटेरियल आ जा रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके ऊपर ये राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है जो यहाँ इस तरह से डॉटेड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है. और ये अंदर की तरफ क्रोमेटिन मटेरियल है सारा.
जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है ताकि आपको समझ आ सके कि वो किन मटेरियल के हवाले से बात कर रहा है। थोड़ी सी हम 3D डायग्राम भी देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप 3D डायग्राम देखें इस पोर्शन के अंदर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियर पोर, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, ये क्रोमैटिन है जो आपको वहाँ पे धागे की तरह नज़र आ रहा था, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है बाहर की तरफ, और ये अंदर वो डार्कली स्टेन बॉडी जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने वन बाय वन पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप की जहाँ तक बात है, तो न्यूक्लियर एनवेलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को बाउंड्री प्रोवाइड करती है, इसकी बाउंड्री बनाती है। लेकिन दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियर एनवेलप की, उनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसमें फ्लूइड मौजूद होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पेरी न्यूक्लियर स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। फिर उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये लिपिड बायलेयर होती है, इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर एनवेलप उससे बनता है, दैट इज़ कवर्ड विद राइबोसोम्स, और ये कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और इसके अंदर न्यूमरियस पोर्स मौजूद होते हैं। ये जो पोर्स हैं इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोपोर का, और ये न्यूक्लियोपोर स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बने होते हैं, यानी इसमें वो मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोपोरिन। यानी ये जो न्यूक्लियर पोर है ये सिर्फ एक होल नहीं है, बाकायदा ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोपोरिन होता है, ताकि यहाँ से चीज़ आसानी से गुजर सके। एट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियस की, वो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, और इस तरह से जो है वो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जा रहा था बाहर की तरफ, और यहाँ पे रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कनेक्टेड था। तो ये भी अगर दोनों मेम्ब्रेन्स इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और तभी दरमियान में एक न्यूक्लियर पोर था। तो वही बात है कि ऊपर की मेम्ब्रेन यानी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों क्लोज हो जाती हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि दरमियान में इनको जोड़ने वाला न्यूक्लियर पोर मौजूद होता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो पोर होते हैं ये रेगुलेट करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि ये किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, एक्सचेंज ऑफ आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन, कि वो न्यूक्लियस से बाहर जाएंगी साइटोप्लाज्म में ताकि अपनी वर्किंग कर सकें। इसी तरह प्रोटीन्स लाइक पोलीमरेजेस, कार्बोट्रेट, सिग्नल प्रोटीन, लिपिड्स, और जो एटीपीज़ होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आता है ताकि यहाँ पर मौजूद एंजाइम अपनी वर्किंग कर सकें। ठीक है, और इसी तरह हम कहते हैं कि ऑल दो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो सिंपली आसानी से जो है ना पोर से एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस चाहिए होता है, तभी वो अंदर गुजर सकते हैं, और ये चीज़ पॉसिबल होती है न्यूक्लियोपोरिन के थ्रू। ठीक है, यानी न्यूक्लियोपोरिन के वहाँ पे होने का मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ पर जो भी चीज़ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये दरमियान में जो है ना एक न्यूक्लियोपोर मौजूद है। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल है तो ज़ाहिर है वो यहाँ से बाहर की तरफ भी आसानी से चला जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ भी चला आएगा। लेकिन एक लार्ज और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसको सरफेस मेम्ब्रेन की साथ ये जो न्यूक्लियोपोर है इसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो अंदर आएगा, तो ख़ास सीक्वेंस के लिए ज़रूरी है। अब ये क्यों ऐसी पॉसिबिलिटी रखी जाती है या इतना चेक एंड बैलेंस क्यों रखा जाता है? देखें, कोई भी एक मामूली सा चेक पॉइंट भी हो ना, तो उस पर भी रेगुलेशन रखने के लिए और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की जिसके अंदर DNA मौजूद है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं RNA की जो यहीं न्यूक्लियस से बन के वो बाहर साइटोप्लाज्म में जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि एक सेल का सारा दारोमदार, सारी जो डिपेंडेंस है वो न्यूक्लियस के ऊपर है। सो दैट्स वाई न्यूक्लियस की हर एक वर्किंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है न्यूक्लियोपोर की मदद से। ठीक है, ये यहाँ पे इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या चीज़ मेंशन की। इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि अगर हम कुछ प्लांट्स में जो सिव ट्यूब सेल्स होते हैं यानी फिलोएम के जो सेल्स हैं वो, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें देखें तो एक्सेप्शनल जो है ना लिविंग सेल्स में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि ये सेल जब बनते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा तो आप उसको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर दो न्यूक्लियस होंगे तो बाई न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, बाई न्यूक्लिएट आप कहते हैं जब वो प्लांट्स के केस में हो, बाई न्यूक्लिएट आप कहते हैं एनिमल के केस में हो। अगर वो फंजाई वाला सेल है और उसमें दो न्यूक्लियस हैं तो फिर आप उसको डाइकैरियोटिक कहते हैं। ये आपने लाजमी याद रखने के डाइकैरियोटिक फंजाई के लिए टर्म यूज़ होगी। इस तरह मल्टीपल है तो आप उसको नाम क्या देंगे, मोनोन्यूक्लिएट का, लेकिन अगर फंजाई में मल्टीपल है तो फिर आप उसको सिनोसिटिक कहते हैं। यानी ये आप यूँ पे इस पे हेडिंग बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस पर सेल।
सो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल जो है ना, आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। यानी अगर हम सिव सेल की बात करते हैं और रेड ब्लड सेल्स की, तो वो एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें जो फंक्शनल सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। द रीज़न इज़ दैट कि पहले वो स्मॉल सेल था तो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद था, वो वर्किंग कर रहा था। जैसे ही वो सेल जो है अपनी वर्किंग को ख़त्म करेगा, यानी सॉरी वो प्रोफेशनल हो जाएगा, थोड़ा फंक्शनल हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसका काम नहीं है। इसी तरह अगर एक न्यूक्लियस है तो मोनोन्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस हैं तो बाई न्यूक्लिएट प्लांट और एनिमल में। लेकिन अगर फंजाई है तो उसमें क्या होगा कि डाइकैरियोटिक आप कहते हैं। इसी तरह एनिमल प्लांट में मल्टी न्यूक्लिएट आपको मिलता है, लेकिन फंजाई के केस में आप उसको सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये कुछ इस हवाले से है। फिर हम आ जाते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या चीज़ होती है। देखें जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटो का मतलब है सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड यानी सेल का फ्लूइड, तो बिल्कुल वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है यानी न्यूक्लियस का फ्लूइड। अब आप खुद देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर वाली, ये इसके ऊपर पोर मौजूद हैं, ये क्रोमैटिन मटेरियल, ये न्यूक्लियोलस। अब इस सारी चीज़ों को यकजा करने के लिए, एक दूसरे के साथ वर्किंग में रखने के लिए यहाँ पर तो मटेरियल होना चाहिए ना, यानी एंजाइम्स होंगे, एटीपी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ग्लूकोज होगा, स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लूइड की तरह, एक मैट्रिक्स की तरह बनाती है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स लाइक डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस, ताकि वो डीएनए की रेप्लिकेशन कर सकें या आरएनए की सिंथेसिस कर सकें। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। मेटल एंड मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी वर्किंग, इन एंजाइम की वर्किंग के लिए। तो मैग्नीशियम वहाँ पे मौजूद होता है ताकि डीएनए आरएनए सिंथेसाइज किया जा सके। इसी तरह हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं डीएनए की प्रॉपर फोल्डिंग के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्लाइटली आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ आती हैं, क्योंकि इनका काम कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स फंक्शन इज़ जस्ट लाइक एज साइटोप्लाज्म फॉर अ सेल। यानी जैसे साइटोप्लाज्म सेल के लिए काम करता है ना, सारी चीज़ें अपने पास रखता है ताकि सेल को जब भी ज़रूरत पड़े तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करे। तो बिल्कुल वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म में भी डीएनए आरएनए एंजाइम्स वगैरह होते हैं ताकि जो भी चीज़ इनको रिक्वायर्ड हो तो आसानी से न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो प्रोवाइड कर सके। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियोलस यानी इस चीज़ की तरफ जो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है इसकी न्यूक्लियोलस की बात हो रही है कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस अपीयर तो होता है ड्यूरिंग इंटरफेज बट डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी एक नॉर्मल सेल जो होगा ना, न्यूक्लियोलस की मज़े की बात ये है कि न्यूक्लियोलस आपको तब विजिबल होता है जब सेल बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पर है, नॉर्मल सिचुएशन में अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह कर रहा है। तो एक सेल के सेंटर में अगर आपको न्यूक्लियोलस नज़र आया है तो इसका मतलब है कि सेल अभी रेस्टिंग स्टेज पर है, वो अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर रहा है। लेकिन अगर वो डिवाइड करना शुरू करेगा, डिवीजन करेगा, तो ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा तो न्यूक्लियोलस तो खुद ब खुद ही डिसअपीयर हो जाएगा। सो न्यूक्लियोलस के अंदर पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है जिसमें स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है जिनमें आरएनए और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है। और न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व होता है प्रोटीन राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर। सो दैट्स वाई आप इसको नाम देते हैं साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस या राइबोसोम सिंथेसिस मशीनरी या मशीनरी ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। तो इस तरह से आप इसको नाम देते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसका ये जो पेरिफेरल एरिया है, ये सारा पेरिफेरल एरिया ऐसा है, ये सारा पेरिफेरल एरिया ऐसा है जो कि ग्रेनुलर है। यहाँ पे बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया जहाँ पे सब यूनिट्स होते हैं, और सेंटर के अंदर फिब्रिलर यूनिट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड जब बनते हैं तो वो सेंटर में बन रहे होते हैं, और सेंटर से वो पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ भेज दिए जाते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से फिर वो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से अल्टीमेटली वो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा एरिया होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटिंग थिंग दैट इज़ क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। जहाँ तक बात है क्रोमैटिन मटेरियल की, तो ये बिल्कुल एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन फाइबर जो है
ये कंडेंस होता है और कॉइल अप होता है, ताकि जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, लाइक अगर न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमेटिन मौजूद है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होके इस तरह से क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। यानी इस तरह से, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम बना है तो बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो ये चीज़ होती है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये इतना थिक हो जाता है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आना शुरू हो जाता है। एक टिपिकल क्रोमोसोम के अंदर 2 स्ट्रैंड होती हैं सिस्टर, उसको हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और सेंट्रोमेयर का वो एरिया जो बिल्कुल सेंटर में थिनर सेगमेंट होता है उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, लेट से हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल ये हो गया, प्लस इसके साथ हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन का एक कोर होता है जिसमें टोटल 8 प्रोटीन का एक कोर होता है, यानी ऑक्टेट होता है जिसको हम ऑक्टामर का नाम भी देते हैं। 8 यूनिट इसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे के साथ, यानी कि ये डीएनए हो गया, ठीक है, और ये 8 स्टोन प्रोटीन का एक कोर हो गया, ये दूसरे के ऊपर रैपिंग करते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर डीएनए का इनके ऊपर रैप करता है। रैप करते करते जो है ना ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता 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 आपके पास जो है ना एक इस तरह का क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, या मैं थोड़ा इसको स्पेसिफाई करूँ तो हमने क्या कहा कि ये डीएनए था, प्लस इसके अंदर हमारे पास स्टोन कोर है। जब ये कंडेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो लाइक ये एक हिस्टोन हो गई, ये दूसरी हिस्टोन हो गई है। ठीक है, और ये डीएनए एक दफ़ा रैप करेगा, ये दूसरी दफ़ा रैप करेगा, एंड सो ऑन, इस तरह से रैप करता करता फाइनल आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है, कुछ इस शेप का होता है ऐसे। इसको आप नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड का। सिस्टर क्रोमेटिड की वो जगह जहाँ पे दोनों आर्म्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, यानी सेंटर में, तो वो जगह कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इस जगह को आप नाम देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का, या इसको आप सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। यानी सेंट्रो का क्या मतलब हो गया, सेंटर, और मेयर का मतलब है पार्ट। अब ये एक है जिसको आपने नाम दिया है क्रोमेटिड। ये जब रेप्लिकेशन करके अपने जैसी एक कॉपी बना लेता है और ये चीज़ बनती है, तो इस पूरे को आप नाम देते हैं क्रोमोज़ोम का। ठीक है, ये सिंगल क्या था, क्रोमेटिड, पूरे को नाम देंगे क्रोमोज़ोम। और अब ये हर एक दूसरे का क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और इसी के साथ क्या होता है कि लेट से कि अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड है या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड है, तो उसको आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर constriction that is away from the main constriction, या आप यूँ भी कर सकते हैं, the constriction which is away from the centromere and it is towards the telomere, the एंड ऑफ क्रोमोसोम इज़ नॉन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी वो कॉन्स्ट्रिक्शन जो सेंट्रोमेयर से दूर क्रोमोसोम के एंड यानी टीलोमेयर की तरफ होती है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है ये हर एक क्रोमोसोम के अंदर नहीं होती, बल्कि ये कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो मैं अगेन आपको एक चीज़ बता दूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये बात की है कि जो है ना आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक था हमारे पास क्रोमेटिड, जब इसने ये इसका सेंट्रोमेयर था, जब इसने रेप्लिकेशन की तो ये आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। ये पूरा है क्रोमोसोम और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये चीज़ होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको आप सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। और कुछ क्रोमोसोम के ऊपर टूवर्ड्स द एंड हम कहते हैं कि ये एक इस तरह की लाइन होती है, इसको आप नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, क्रोमोसोम का ये एंड जिसके इसको हम नाम क्या देते हैं, टीलोमेयर, TELO, टीलो। ठीक है, MERE, टीलोमेयर का मतलब होता है टर्मिनल एंड। जैसे ये सेंट्रोमेयर सेंट्रल एंड हो गया, तो ये चीज़ होती है टीलोमेयर। तो हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, द टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज़ अवे फ्रॉम द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बट इट इज़ टूवर्ड्स द टीलोमेयर एंड इज़ नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो हर क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये ज़्यादातर जो होती है ना, मैं अगर आपको बताऊं कि ये किन जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादातर क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 7 और 15 और के ऊपर और 21 के ऊपर होती है। यानी 1, 3, 5, 7, ठीक है, और 13, इसके अलावा होती है ये 14 के ऊपर, और इसके अलावा ये आई गेस 21 के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये सारे क्रोमोसोम हैं जिनके ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ये इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ के ऊपर होती है। तो सबसे यही बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सेंट्रोमेयर जो होता है ना, ये कंस्ट्रिक्शन करता है फंक्शनली, और ये चीज़ क्रोमोसोम की सेल डिवीजन में बहुत आसानी करती है। कैसे,
देखिए, अगर आप इस डायग्राम की बात करते हैं, मैं थोड़ी सी आपको ज़ूम करके भी समझा देती हूँ ये डायग्राम, कि अगर आप इस डायग्राम की बात करते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, ये है सेंट्रोमेयर, सेंटर में मौजूद है, ये क्रोमैटिन फाइबर है। अगर आप देखें तो ये टीलोमेयर हैं दोनों, और इसके नज़दीक ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये है इसका जो है ना प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के कॉर्नर वाली जगह क्या है, काइनेटोकोर, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप जो है ना इसको देखें तो ये हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन भी आपको नज़र आ रहा है। यानी मैं आपको अब ये चीज़ खुद ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ये बात की है कि अगर आप एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है। और ये चीज़, अब ये क्या चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे, ये क्या चीज़ बनी हुई है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या चीज़ है जिसको आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ है जिसको आप टीलोमेयर कह रहे हैं, और ये इसके साथ टीलोमेयर जो मौजूद है, और यहाँ पर कॉर्नर्स में जो एक जगह होती है, इस कॉर्नर वाली जगह को आपने क्या कहा है, काइनेटोकोर फाइबर, ठीक है, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती है इस तरह से मियोसिस में और माइटोसिस के वक्त, तो सेल को वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमने दो चीज़ें और भी देखी हैं जो आपको ये यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन नज़र आ रहा है। इसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी बताई गई है। हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के करीब करीब होता है, ठीक है, इसके करीब होता है क्योंकि जगह ये काफ़ी क्वाइल्ड होती है, और यूक्रोमैटिन थोड़ा सा इस जगह पर होता है। यानी ये वाली जगह अगर आप थोड़ा सा जो है ज़ूम आउट करके देखें तो ये अगर आप देखते हैं तो आपको स्क्रीन पे हेट्रोक्रोमैटिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है। और यूक्रोमैटिन थोड़ा सा आपको दूर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप बात करते हैं तो हेट्रोक्रोमैटिन इस जगह पर होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के करीब, क्योंकि ये टाइटली कॉइल्ड जगह है ये वाली, लेकिन यूक्रोमैटिन थोड़ा सा दूर होता है क्योंकि ये जगह थोड़ी सी लूजली कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का या डीएनए का। दूसरी सबसे खास बात ये है कि जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। इट गिव राइज टू द न्यूक्लियलाई ड्यूरिंग इंटरफेज। अब देखें ये जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि हम तो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम बनता ही तब है जब सेल सेल डिवीजन कर रहा है, तो वहाँ पे कहाँ से इंटरफेज आ गए, वहाँ कहाँ से न्यूक्लियलाई आ गई। देखें मेरी बात सुने, अगर हमने बात की है कि ये आपका एक सेल था जिसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, अब ये सेल डिवाइड करने वाला है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्रोमोसोम बनेगा, क्योंकि सेल ने डिवाइड करना है तो डॉटर सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आने चाहिए। लेकिन जो डॉटर सेल बनेगा ना, डॉटर सेल बनेगा और दोबारा से उसमें जब न्यूक्लियस रीअपीयर होगा और क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा, तब ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वहाँ पे इकट्ठी होके और न्यूक्लियलाई बना देगी, ठीक है। या आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियलाई बेसिकली वो वाला जगह है जहाँ से आप जब एक नॉर्मल सेल होगा तो उसमें क्या चीज़ बनती है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जब ओपन अप होगी तो वही जगह सेल के अंदर जाके कंडेंस्ड हो जाएगी, तो आपके पास न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये अगेन वही न्यूक्लियस की डायग्राम थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें रीअपीयर हो जाएं। फिर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर ये आता है, डिफ़ाइन व्हाट इज़ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ इट्स टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। व्हाट इज़ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ इट्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है जिसमें सेल का डीएनए मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के दो फंक्शन क्या हैं। पहला फंक्शन कि सेल के मेटाबॉलिज्म और सारी वर्किंग को कंट्रोल करना, और दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये जेनेटिक मशीनरी ऑफ द सेल के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये डीएनए को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट पेज से, दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ में न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में है, और ये नीचे सारे जो है ना फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। या फिर आपको यूँ क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब न्यूक्लियोप्लाज्म, या ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस, डिस्क्राइब इट्स एरियाज़। तो दो ही एरिया, सेंट्रल फेब्रिलर एरिया और पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, ठीक है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द
chromosome present in a DNA, या what is secondary constriction, why is it is called nuclear organizer region, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ न्यूक्लियस, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट, या यूँ भी कहा जा सकता है व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनवेलप, डिस्क्राइब इट्स वेरियस पार्ट्स। तो ये आपको सारा जो है ना एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगेन मैं आपके लिए थोड़ा सा क्रोमेटिन मटेरियल वाला रिवाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो बार बार वो क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं यहीं से। तो हमने ये बात की है कि ये हमारे पास डीएनए मौजूद है, प्लस इसमें ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का एक कोर मौजूद होता है जिसको हम कोर हिस्टोन कहते हैं। ये टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। 8 का होगा तो हम इसको कोर ऑक्टामर का नाम देते हैं जी। जब कंबाइन करते हैं ना, तो बेसिकली ये हिस्टोन सीरीज़ में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, और डीएनए इस तरह से इसके अराउंड ऐसे जो है ना रैप होता चला जाता है और छोटा होता चला जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जाता है। इसकी जो फाइनल फॉर्म होती है वो जो है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस किस्म की बनती है, ठीक है। तो ये वाली जगह जहाँ पे ये दोनों आर्म्स उसकी जुड़ती हैं उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिड है, जब ये अपने साथ इस तरह का दूसरा बना लेता है इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं और ये है एक क्रोमोज़ोम, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। और इसका ये जो पेरिफेरल एरिया है, अगर मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करूं तो ये जो पेरिफेरल एरिया है इसको आप नाम देते हैं काइनेटोकोर का। ये टीलोमेर है, यानी जो कैप बनाता है, जो एंड बनाता है क्रोमोसोम का। यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है अवे फ्रॉम प्राइमरी टूवर्ड्स द टीलोमेर। यहाँ पे सारा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। और इस जगह पर डॉटेड जगह पर जो है यूक्रोमेटिन होता है, ठीक है। और यही चीज़ थी जिसको हम नाम क्या दे रहे थे, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन का। आई होप कि आपके लेक्चर को अच्छी समझ आई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।